Hello and welcome to 12th Physics and chapter name is here Electromagnetic Induction. We will discuss here theoretical part. So let us start. Electromagnetic induction, we know current produces magnetic field. We have seen in previous chapters. Now whether reverse process possible. For this Faraday performed many experiments and he found whatever the observations are named as laws of electromagnetic induction. So, experiment number 1, let us discuss this. Let this is the coil or solenoid. He has taken coil and solenoid one at a time. Here, this is the sensitive galvanometer and one magnet, north south pole. He found जो भी इसका ऑब्जर्वेशन था वही लॉ बन गया. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही फाउंड. तो लॉ है फर्स्ट लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स इन द कॉइल और सोलेनॉइड, it is directly proportional to change in the flux linkage. And why there is change in the flux linkage? सपोज ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो लिंक हो रही है इसमें इंक्रीमेंट होगा. ये अगर दूर जा रहा है तो डिक्रीमेंट होगा. इन दोनों ही केस में चेंज होना चाहिए. तो ही फाउंड जितना ज़्यादा चेंज होगा फ्लक्स लिंकेज में, वेदर दे आर कमिंग क्लोजर तो इंक्रीमेंट हो गया फ्लक्स लिंकेज में, अरे नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज में डिक्रीमेंट होगा, बट चेंज होना चाहिए. सो ही फाउंड induced EMF developed in the coil or solenoid is directly proportional to change in the flux linkage. So he found induced EMF in the coil or solenoid develops, it depends on change in the flux linkage due to the relative motion between the two magnet, between the relative motion of magnet and solenoid or coil. तो पहला ऑब्जर्वेशन था जितना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस पर डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज है. कम है तो कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा. एंड सेकंड लॉ, यही जो चेंज हो रहा है कितने टाइम में होगा. अगर टाइम कम लेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है कॉइल में सोलेनॉइड में वो कम होगा. सो ही फाउंड it is inversely proportional to the time taken for the same change. पहला क्या रूल था, कितना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उतने ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है कितना ज़्यादा चेंज है. सो सेकंड, ये चेंज कितने टाइम में, अगर कम टाइम में यही चेंज होगा तो ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एंड वाइस वर्सा. दोनों लॉ को कंबाइन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो हम इसको एक साथ लिख रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of time rate of change of flux linkage, अगर सपोज करिए कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो फ्लक्स लिंकेज इंक्रीमेंट होगा. गैल्वेनोमेटर डिफ्लेक्शन सपोज लेफ्ट में रहा
तो दूर जाएगा तो डायरेक्शन इसकी इंड्यूस्ड करंट की अपोजिट हो गई, तो डिफ्लेक्शन इसमें राइट साइड मिलेगा। हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं माइनस के डेल फाई बाई डेल टी। यार के की वैल्यू है 1, यानी इसको हमने ऐसे लिख दिया। यहां पर हम बात करेंगे फ्लक्स फाई इज द टोटल फ्लक्स लिंकेज, एंड ये है गया आपका फाई डैश फ्लक्स लिंकेज विद सिंगल टर्न, फ्लक्स लिंकेज विद सिंगल टर्न। अगर नंबर टर्न से उससे मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और सोलेनोइड। अगर टोटल लेंगे तो 5 लिखेंगे, सिंगल टर्न से तो हम इसे 5 डैश ये मल्टीप्लाई करके 5 इक्वल टू हो जाएगा टोटल एक टर्न का मल्टीप्लाइड बाय n, यानी 5 इक्वल टू n 5 डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी ईयर डैश, और इस तरह से भी लिख सकते हो आप डी फाई बाई डी टी, या ये दोनों एक ही बात है। ये भी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी चेंज है, ये भी चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। माइनस साइन, अब ये माइनस साइन क्या है? दिस इज लेंज लॉ, दिस इज द लेंज लॉ। एज पर द लेंज लॉ ये केवल डायरेक्शन बताएगा, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी ये तो फैराडे लॉ हो गया, दोनों लॉ कंबाइंड। अब लेंज लॉ माइनस साइन, सो एज पर लेंज लॉ माइनस साइन इंडिकेट्स, एज पर द लेंज लॉ, एज पर द लेंज लॉ, लेंज लॉ, एज पर लेंज लॉ the direction of induced EMF and induced current, direction of induced EMF oblique induced current should be such so that it always opposes the cause or the region due to which it develops, का मतलब क्या हो गया? सब ये अगर हम नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं तो ये अपोज कैसे करेगा? नॉर्थ पोल अगर पास में आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। सपोज डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में एक साइड में, मे बी लेफ्ट। अगर नॉर्थ को दूर ले जाएंगे तब भी अपोजिशन होगा, यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर नॉर्थ को पास लाते हैं नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ को दूर ले जाते हैं साउथ बनेगा, साउथ को पास लाते हैं साउथ बनेगा, साउथ को दूर ले जाएंगे तो नॉर्थ बनेगा। यानी ऑलवेज अपोजिशन, हमेशा अपोज करेगा ये। दिस इज लेंज लॉ। ना लेंज लॉ सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं हम लोग कि लेट अगर नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ बन जाए तो ये अपने आप ही पास आ जाएगा, अट्रैक्शन से हमको लाने की कोई जरूरत नहीं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो बाय कंट्राडिक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस without doing any work, without any work is done, without any work done, or mechanical energy
हमने कुछ भी नहीं किया और अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। दूर जाएंगे, ये बन जाएगा सपोज नॉर्थ पोल, दूर जाने से अपने आप ही दूर जाएगा, यानी फिर से एनर्जी बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है विदाउट डूइंग एनी वर्क। दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, दिस इज द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। इसका मतलब लेंज लॉ करेक्ट है। लेंज लॉ क्या है कि आप कुछ वर्क करोगे तभी आपको एनर्जी मिले, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोज होनी चाहिए, ऑलवेज अपोज। नॉर्थ पोल पास लाओगे नॉर्थ ही बनेगा, नॉर्थ दूर ले जाओगे तो साउथ बनेगा, इसका मतलब अगेंस्ट में आपको वर्क करना ही है। पहले पास ला रहे हो तो अट्रैक्ट आपका अपने आप आ रहा है साउथ पोल से, जो नहीं होना चाहिए। दूर जा रहे हो तो नॉर्थ बन रहा है, रिपल्सन अपने आप हो रहा है, रिपल्सन की वजह से दूर जा रहा है, यानी ये नहीं होगा। तो लेंज लॉ इज करेक्ट। इट मीन्स लेंज लॉ सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग द कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट वेयर मैग्नेट हमने नहीं लिया, हमने मतलब फैराडे ने। तो सपोज दिस इज द one circuit here in this solenoid or coil. He has connected galvanometer, sensitive galvanometer, and यहाँ मैग्नेट नहीं है, दूसरा सोलेनॉइड या कॉइल दूसरा कॉइल है, इसमें हमने की लगा दिया। ये की क्लोज करने से करंट फ्लो करेगा सर्किट में, अगर सर्किट क्लोज सर्किट है तो। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब यहाँ बात करते हैं हम, सपोज यू क्लोज द की इन सर्किट 1, कॉइल 1 और सोलेनॉइड 1 या सोलेनॉइड 2। इसमें करंट फ्लो करेगा I1। I1 का मतलब हो गया सर्किट 1 में करंट फ्लो कर रहा है। इधर यहाँ से देखेंगे आप क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब है साउथ पोल डेवलप होगा इन कॉइल 1, तो मैंने इसको S1 ले लिया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि सपोज केस 1 इफ यू क्लोज द की एंड I1 एस्टेब्लिश हो गई, यानी I1 की करंट इन सर्किट 1 इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो पोल बनेगा साउथ पोल, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, मींस नॉट चेंजिंग। अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंड सोलेनॉइड से वो भी चेंज नहीं होगा, और फैराडे लॉ के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो इन सोलेनॉइड 2 नो इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट, नो EMF नो इंड्यूस्ड करंट डेवलप। अब फैराडे लॉ ने पहले बोल दिया कि सब फैराडे ने चेंज होना चाहिए ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, नहीं है कोई बात नहीं, करंट तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, साउथ पोल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और फ्लक्स लिंकेज में चेंज होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नो चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज, so no induced EMF, no current, no induced current। तो हम केस 2 में क्या कर रहे हैं, लेट रिएस्टेट को सर्किट 1 के रिएस्टेट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो I1 इंक्रीज हो जाएगी, पोल बनेगा साउथ पोल, बट ये अब स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि करंट बढ़ रही है। करंट इंक्रीज होगी तो साउथ पोल इंक्रीज होगा, एज पर लेंज लॉ। यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा जो कि इसको अपोज करे, एनी इंक्रीमेंट इज अपोज्ड। ऐसा कुछ केस है कि जैसे मैग्नेट पोल हम पास में ला रहे हैं, साउथ पोल को हम जैसे पास में ला रहे हैं या इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, दोनों एक ही बात है। देन सोलेनॉइड 2 साउथ पोल विल डेवलप, जो कि इस एक्शन को अपोज करेगा। एक्शन क्या था, करंट का इंक्रीज होना, साउथ पोल का स्ट्रांग होना, ये नहीं होने देगा। ना केस 3, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को हम अब इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अभी भी क्लॉकवाइज करंट है तो पोल अभी भी साउथ पोल ही बनेगा, बट अब ये वीक हो गया क्योंकि करंट कम हो रही है तो साउथ पोल बन रहा है, लेकिन अब वीक हो गया। यहाँ पे एज पर लेंज लॉ ये एक्शन अपोज होना चाहिए, तो सोलेनॉइड नंबर 2 में नॉर्थ पोल विल डेवलप, यानी एक्शन हर बार अपोज हो रहा है। So here also
he has explained without doing, say here in general इस सपोज इस कॉइल से या किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कोई भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि चेंज होना चाहिए। फैराडे लॉ ने बहुत क्लियर किया, चेंज होना चाहिए। सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर और इट इज इंक्रीज्ड, तो यहाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, वो इसको अपोज करेगी, इंक्रीज नहीं होने दे। सपोज हियर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी तरह से वीक हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल सपोर्ट। इसका मतलब दोनों ही केस में ये ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्शन हमेशा अपोज हो रहा है। तो लेंज लॉ इज वैलिड, एक्शन ऑलवेज अपोजिट, so Lenz law is valid here also. In every case Lenz law हमेशा उस एक्शन का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये चेंजेज हो रहे हैं, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो नहीं होने देगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज भी नहीं होने देगा। इट इज ऑलवेज ट्रू। सो Lenz law is valid in all cases, is valid here also valid. Now come to a new topic, that is say motional EMF। जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, मोशन की वजह से EMF, किसका मोशन? मैग्नेट का मोशन। लेट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, दिस इज द एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया इस एरिया में, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बाई क्रॉस एंड सर्किल कर देंगे तो हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड। क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डॉट मीन्स आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। Here magnetic field is inward. In paper, going into the paper, and board into the board. ना यहाँ पर हम एक कॉइल को एज्यूम करते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस इज ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल। ये बाहर जा रही है इस फील्ड से विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। इसका नेम लिया था हमने ABCD विथ एस की L। यहाँ पर क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये कॉइल अगर बाहर जा रही है तो इसका इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है। लेट अस से स्मॉल टाइम इंटरवल में ये x डिस्टेंस से बाहर हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एक्स। ये बाहर जा रहा है तो इफेक्टिव एरिया डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीमेंट और चेंज इन द एरिया, डिक्रीज इन एरिया इन स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज से L इंटू एक्स, बट माइनस साइन क्या शो करता है? ये डिक्रीज हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? d∅dt। फाई की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग? फाई की जगह लिख रहे हैं BA cos थीटा। B चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कांस्टेंट। एरिया में चेंज हो रहा है कितना? LX एंड cos 0 दैट इज 1। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस B और L बाहर आ गया, इट इज dx/dt। ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। इसको हम लिखेंगे v वेलोसिटी, dx/dt इज वेलोसिटी, जिससे ये कॉइल ABCD कॉइल बाहर जा रहा, इसका ये हो जाएगा वेलोसिटी, सो BLV। सो इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय BLV, इक्वेशन 1। दिस इज इंड्यूस्ड EMF, induced EMF
इंड्यूस्ड करंट लेंगे। करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, एबीसीडी कॉइल। तो बी एल वी अपॉन आर, where R is the resistance of coil A, B, C, D। इस सम टाइम t में देखें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, हम लिखेंगे चार्ज फ्लोन इन द सर्किट, चार्ज फ्लोन इन द सर्किट इन टाइम t। इस टाइम t में चार्ज कितना फ्लो हुआ, I इंटू टी। आई हो गया बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। सपोज इसमें हम लेना चाहते हैं कितना पावर डेवलप हुआ या कितनी एनर्जी इसमें एसोसिएट हो रही है। तो पावर इज रिटन एज आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन, कोई सा फॉर्मूला ले सकते हैं, क्वेश्चन 2 से ले रहे हो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड आर एक आर कैंसिल हो गया तो मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक आर कैंसिल हो गया। हम लेना चाहते हैं इसमें एनर्जी कितना एसोसिएट हो रहा है। एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉइल और सर्किट, एनर्जी कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर आर टी। सो आई स्क्वायर तो पहले से हमारे पास है, ये वाला आर ये हो गया है आपका, यानी पावर आ गया, इनटू हम टाइम कर देंगे तो ये एनर्जी आ गई। अब क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इस कॉइल में जिसमें फ्लक्स लिंकेज में चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन यहाँ बात करेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल ए बी सी डी। कॉइल ए बी सी डी यार डायरेक्शन या तो हम निकालें लेंज रूल से या फिर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था यहाँ भी वैसा ही है सेम, बट इसमें हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो ये फोर्स यानी थंब बताएगा आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन। forefinger will be the magnetic field. This is the force, this is the magnetic field, and middle finger is current. Middle finger is current. इसलिए हम इसको बोल सकते हैं फादर मदर चाइल्ड। फादर मीन्स थंब को हम फादर, फोर्स को फादर से, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को एम मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट कर रहे हैं, एंड मिडिल फिंगर सी मीन्स करंट। फादर मदर चाइल्ड, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम राइट हैंड रूल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी अपने फोर फिंगर को इन्वर्ट करिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, आप फोर्स जिधर मूव कर रहा है उधर करिए। तो ये एडीआर में करंट की डायरेक्शन होगी डी से ए, जो इस तरह से फ्लो करेगी। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे हो जाएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ रही है ए बी सी डी ए या क्लॉकवाइज। अगर ये इन्वर्ट कर दें, मैग्नेटिक कॉइल को अंदर हम लेके आ रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड कर दें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यू कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय अदर बाय लेंज रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सिंपल। लेट अस डिस्कस सम स्पेशल केसेस। पहली बात ये कर रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कराएंगे चाहे किसी भी तरह से, बट ये बाहर नहीं आ रहा तो फ्लक्स में चेंज होगा नहीं, तो इंड्यूस्ड में होगा डेवलप जीरो। इन बाकी केसेस को जैसे रॉड है, इस तरह का शेप है, इस तरह का ये आर्क है,
जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसा यानी हॉच पॉच है फिगर, या ये हल्का सा कट है यहाँ, इन सबको अगर हम मूव कराते हैं विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट, तो इनमें सब में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, लेकिन इस रेक्टेंगुलर कॉइल में नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे तो हम नहीं बोल सकते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज नहीं हो रहा। यार रॉड की बात करें, ये भी तो अंदर है, ये भी तो अंदर है, सारे के सारे अंदर, फिर इसमें क्यों हो रहा है? इनमें हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा, क्या देखते हैं क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली। वी आर कंफ्यूज्ड। इस रॉड की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इस तरह से अप्लाई करते हैं। मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई, बोर्ड के अंदर जा रही है, करंट राइट में हो गई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इधर, यानी पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स किधर मूव करेगा, अपवर्ड मीन्स टुवर्ड्स ए। यानी इस तरह से अगर रॉड को मूव कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ए की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज में एक्युमुलेट हो जाएगा एट एंड ए। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज राइट में मूव करेगा तो करंट लेफ्ट में हो जाएगी, जैसे लेफ्ट में हो जाएगी फोर्स विल बी टुवर्ड्स डी। इस तरह से अगर इसका मोशन हो रहा है रॉड का तो पॉजिटिव चार्ज ए एंड पे, नेगेटिव चार्ज डी एंड पे एक्युमुलेट होना शुरू हो रही है। इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया इन केस 1। बट इन केस 1 करंट नहीं आ रहा। करंट क्यों नहीं आ रहा? वोल्टेज है नॉन जीरो बट करंट जीरो, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। इस बात की करंट, तो फिगर 1 में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। ये सारे के सारे अदर देन द लास्ट केस सब में करंट जीरो होगा, बट पोलैरिटी तो है, यानी वोल्टेज डेवलप हो रहा है। ओपन सर्किट की वजह से करंट नहीं आ रही इन केस 2 ऑल्सो। अब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई, यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें, और ये पॉजिटिव चार्ज और आ रहा है तो इसको रिपेल करेगा नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज अप टू ए पॉइंट चला जाएगा। सिमिलरली डी, इफेक्टिव गैप हो गया इसका 12, तो वोल्टेज डेवलप होगा यहाँ पे एल, हम इफेक्टिव लेंगे 12, यहाँ पे ले रहे थे केवल एल, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा था बी एल बी, यहाँ होगा बी इंटू 2LV। इन दो एंड्स की बात करें तो एल लेंथ हो जाएगी डायमीटर यानी रेडियस का डबल, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे हम ये लेंगे। इस केस में इफेक्टिव लेंथ बहुत क्लोज आ गया लेट L/2, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे L/2 लेंगे, ए एंड पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है लेकिन हल्का सा कट है, लेंथ सपोज है कितना L/5, यहाँ इफेक्टिव लेंथ हम L/5 ले लेंगे। वो सी रीजन से अब ए एंड डी शॉर्ट हो गया, यानी गैप कितना हो गया, इफेक्टिव लेंथ विल बी 0। तो इफेक्टिव लेंथ 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 होगा। अभी तो हम बात कर रहे थे यार पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, एट पे निगेटिव इधर आ गया, लेकिन कंटिन्यूटी में यार सर्किट क्लोज कर दिया, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर न्यूट्रल हो गए। तो जो करंट जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था हाथ के, तो न्यूट्रल भी हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर करंट नहीं आएगी। इस क्लोज सर्किट को तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा या बाहर से अंदर लाना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज हो, और तब आपके इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी। तो इस केस में हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन ये हाथ के हाथ न्यूट्रल हो रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी। हमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इफेक्टिव गैप लेना है। लेंथ क्या लेंगे कंडक्टर का, इफेक्टिव गैप। इफेक्टिव गैप पहले केस में L है, यहाँ 2L है, यहाँ पर 2R है, यहाँ L/2 है, यहाँ L/5 है, यहाँ L 0 ही है।